Hello students, in this video we learn about the moon, asteroid, meteoroid, meteorites and comet. In the previous video we learned about the satellite, the earth is a unique planet, the planet of the solar system and the sun. So let's we start our first topic, that is the moon. The moon is the earth only natural satellite, यानी अर्थ का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून. It lies at a distance of approximately 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. यानी अर्थ और मून के बीच का अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस कितना है? 3,84,400 kilometer. It has no atmosphere or water, therefore there is no supports life. यानी कि हमें मून पर एटमॉस्फेयर या वाटर देखने को मिलता नहीं है. दिस बोथ आर द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द ओरिजिन ऑफ अ लाइफ. दैट्स व्हाई मून सपोर्ट्स नो लाइफ. यानी मून पर जीवन देखने को मिलता नहीं है. अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर द लाइफ इज पॉसिबल. Its surface is full of craters which have formed due to meteorites falling on it. यानी मून की सरफेस पर क्रेटर्स देखने को मिलते हैं जो मीटरॉइड्स की वजह से बने हैं. यानी जब मीटरॉइड्स है वो मून की सरफेस पर गिरा तब मीटराइट्स की वजह से वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए और उस गड्ढों को क्रेटर्स कहते हैं. वो दूर से देखने पर ब्लैक स्पॉट्स नज़र आते हैं. हमें यहाँ से भी देखा हो तो चांद में कई कई जगह दाग दिखाई देते हैं, तो वो क्रेटर्स है जिसकी वजह से इतना पार्ट ब्लैक दिखता है. द मून्स टेक अबाउट 28 days टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड ऑल्सो ऑन इट्स एक्सिस, यानी रोटेशन. यानी मून जो है उसका रेवोल्यूशन टाइम एंड रोटेशन टाइम दोनों सेम है. दैट्स वाई हम हमेशा मून का हमेशा एक ही साइड देख पाते हैं, बिकॉज द रेवोल्यूशन एंड द रोटेशन टाइम ऑफ द मून आर सेम एंड दैट विल बी 28 days. जैसे अर्थ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन शो करता है वैसे मून भी रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड रोटेट इट ऑन axis. The diameter of the moon is 1/4 of the earth diameter and gravity is 1/6 that of the earth. यानी अगर हम मून के डायमीटर की बात करें तो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है. और अगर हम ग्रेविटी की बात करें एज कंपेयर टू अर्थ तो मून की ग्रेविटी हमारे यहाँ पर 1/6 है. कि अगर हमारा वेट अर्थ पे 60 kg है, अगर हमारा वेट अर्थ पर 60 kg है तो मून पर हमारा वेट 10 kg हो जाएगा. इसीलिए और वज़न जो है वो ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है. सो यहाँ आपको कॉर्नर दिया है फाइंड आउट में. लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. लाइक द अर्थ द मून इज अबाउट 4.5 billion years ओल्ड. यानी ऐसा माना जाता है कि जैसे हमारा अर्थ जितना ओल्ड है उतना ही हमारा मून भी ओल्ड है. अर्थ है 4.6 billion years और मून है 4.5 billion years ago. द सरफेस एरिया ऑफ द मून is about the same as the continent of the Africa. और ऐसा कहा जाता है कि हमारा एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, उसकी सरफेस और मून की सरफेस जो है वो दोनों कैसी है? सेम है. इसलिए ये कह सकते हैं कि मून जो है वो अर्थ का ही एक पार्ट है. चंद्रयान फर्स्ट was India's first mission due to moon in October 2008. यानी हमने एक चंद्रयान मिशन भेजा था. कहाँ पर? नाम पर ही पता चलेगा, चंद्र पर, इसलिए उसका नाम रखा
चंद्रयान इन अक्टूबर 2008. फिर हमने चंद्रयान सेकेंड विच इज़ अ पार्शियली सक्सेसफुल मिशन वॉज लॉन्च्ड इन सितंबर 2019. फिर हमने चंद्रयान सेकेंड सितंबर 2019 में भी भेजा था. Find out who was the first man to land on the moon. That name is Neil Armstrong. Neil Armstrong is the first man who landed on the moon. Remember this name. Now we are learn about the phases of the moon. यानी कि मून के फेजेस के बारे में. किस तरह के फेजेस के कभी कभी मून हमें बड़ा दिखाई देता है, कभी मून हमें छोटा दिखाई देता है, कभी फुल मून होता है, कभी मून दिखता ही नहीं है. तो दिस आर द फेजेस ऑफ द मून. मून हमें पूरे महीने एक सेम साइज में दिखाई देता है नहीं, उसकी साइज में जो वेरी देखने को मिलते हैं दैट इज कॉल्ड फेज ऑफ द मून. इट शोइंग द टू टाइप ऑफ द फेजेस, waxing period and waning period. So let's discuss about that. The moon has the different phases. See the imagine next page, यानी हमें next page में image दी गई है. I will show you that. It appears to change its shape during the month. As if I told कि उसका shape जो है वो पूरे month है वो change होता रहता है. When the shape appear to be a growing, it is called the waxing period. यानी कि जब मून का ग्रोविंग फेज पर हो, यानी कि मून का शेप जब है वो ग्रोविंग दिख रहा हो, तो दैट पीरियड इज कॉल्ड अ वैक्सिंग पीरियड. एंड व्हेन द शेप ऑफ द मून इज इन appear to be a reducing, it is called waning period. यानी जब मून हमें कैसा दिखता है, रिड्यूसिंग फेज, यानी कि पहले वो बड़ा होता है फिर उसकी साइज में धीरे धीरे गिरावट और धीरे धीरे रिड्यूसिंग फेज आता है, उसे कहते हैं वैनिंग पीरियड. वी सी डिफरेंट शेप ऑफ द मून ड्यू टू द सन लाइटिंग अप इट्स डिफरेंट पार्ट इन इट्स जर्नी अराउंड द अर्थ. और ऐसा क्यों होता है कि हमें कभी कभी आधा मून दिखाई देता है, पूरा मून दिखाई देता है. ऐसा तो है नहीं कि मून के टुकड़े हो गए, बट नहीं, ये जो डिफरेंस ऑफ शेप हमें देखने को मिलता है वो मिलता है लाइट विच आर गेटिंग फ्रॉम द सन. यानी जैसे अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और मून हमारे अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. तो इस रेवोल्यूशन के दरमियान कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच में हमें मून का कुछ पार्ट दिखाई देता नहीं है, और दैट इज़ वाई ये फेस जो है वैनिंग एंड वैक्सिंग पीरियड ये हमें देखने को मिलते हैं. सो लेट डिस्कस विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर. ये आपको एक पिक्चर दी गई है. लेट्स डिस्कस दिस. यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ वैनिंग क्रिसार्ट लिखा है, यहाँ पर वैक्सिंग क्रिसार्ट. ये देखिए ग्रोविंग फेज जा रहा है. तो वो जब ग्रोविंग फेज पर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वैक्सिंग पीरियड. पहले इतना फिर इतना, फिर यहाँ से देखिए वैनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब मून क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है. ये आ गया वैनिंग क्रिसार्ट. फिर न्यू मून, देन वैनिंग क्रिसार्ट, देन शेप में बेरी आ रहा है. देखिए इस तरह से पूरा ये चलता रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये फुल मून है, यहाँ से अगर वो ग्रोविंग फेज पर आएगा, फुल मून से ग्रोइंग फेज नहीं आएगा, यहाँ से ये फुल मून पर के ग्रोविंग फेज पर आएगा, यहाँ से यहाँ पर, तो वो होगा वैक्सिंग पीरियड. और फिर यहाँ से जब ये इस पीरियड में आता है, जब उसके शेप में क्या हमें देखने को मिलती है, गिरावट और रिड्यूसिंग, तब होगा वो वैनिंग पीरियड में. लेट डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एस्ट्रॉइड्स. अ बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स कॉल्ड द एस्ट्रॉइड्स बेल्ट. यानी एक पर्टिकुलर एरिया है या एक बेल्ट है जहाँ पर एस्ट्रॉइड्स देखने को मिलते हैं, तो उसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं. विच लाइज
बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ अ मार्स एंड जुपिटर। और ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो हमें मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में देखने को मिलते हैं। यानी एस्ट्रॉयड की एक बेल्ट है जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं, जो हमें जुपिटर और मार्स की ऑर्बिट के बीच में देखने को मिलता है। एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी एयरलेस fragments that orbit over the sun but are too small to be called planet। यानी एस्ट्रॉइड्स कैसे है? स्मॉल इन साइज, रॉकी यानी पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं, एयरलेस फ्रैगमेंट्स यानी एयरलेस है, दैट ऑर्बिट ओवर द सन यानी उसकी जो ऑर्बिट है, जैसे और प्लैनेट्स की ऑर्बिट भी अराउंड द सन है, वैसे एस्ट्रॉइड्स की ऑर्बिट भी अराउंड द सन है, बट वी कैन नॉट कॉल देम अ प्लैनेट बिकॉज दे आर टू स्मॉल इन अ साइज। This broken piece of rock and the planet-like bodies are also called planetoids। यानी हमें रॉक के कुछ पीसेस देखने को मिलते हैं, टुकड़े बड़े बड़े, जो प्लैनेट की तरह ही दिखते हैं, लुक लाइक अ प्लैनेट, यानी उसकी सरफेस जो है वो प्लैनेट की सरफेस से मैच होती हो, बट वी कॉल नॉट देम प्लैनेट बट व्हाट वी कॉल देम planetoids। Asteroids that pass close to the earth are called near earth object। यानी जो एस्ट्रॉइड अर्थ के पास से गुजरते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इज अ सीरस, दिस इज द नेम ऑफ द एस्ट्रॉइड, विच was the equatorial radius of 476 kilometer and is also considered as a dwarf planet। यानी एक लार्जर एस्ट्रॉइड है, उसका नाम है सीरस, या फिर लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है सीरस, जिसका हमें रेडियस 476 किलोमीटर के इक्वेटोरियल यानी समान है, और इसे हम क्या कहते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर किया गया है। Now discuss the geoconnect again। It is difficult to measure a distance in space by an ordinary unit। यानी स्पेस को कोई ऑर्डिनरी यूनिट से मेजर करना, कि स्पेस में जो डिस्टेंस है उसको कोई ऑर्डिनरी यूनिट से मेजर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। क्यों? जैसे हम पानी को और मिल्क को मेजर करने के लिए लीटर यूनिट का यूज़ करते हैं, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम किलोमीटर का, एक से दो शहर का डिस्टेंस मेजर करने के लिए किलोमीटर का, कम हो तो मीटर का, सेंटीमीटर, सो दिस आर द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। पर क्योंकि एक से दूसरे प्लैनेट का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इट्स हार्ड टू दैट मेजर इन अ किलोमीटर, सो देयरफॉर लाइट ईयर इज यूज्ड टू मेजर सच अ डिस्टेंस। और ऐसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक यूनिट यूज होता है, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। Light year is the distance traveled by light in 1 year at the speed of 3 kilometer per second। यानी लाइट ईयर किसे कहते हैं? कि लाइट को एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा, और वो भी उसकी स्पीड कितनी थी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उसे कहते हैं 1 लाइट ईयर। सो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस भी लाइट ईयर से, या फिर सन से किसी और प्लैनेट का डिस्टेंस जो है वो लाइट ईयर से मेजर किया जा सकता है। सो दिस इज द यूनिट मेजर फॉर अ डिस्टेंस इन अ स्पेस बिटवीन टू प्लैनेट्स। Our next topic is
मीट्रॉइड्स, मीटियर्स, मीटराइट्स, यानी इन तीन की डेफिनेशन और इन तीन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चक्स ऑफ द रॉकी एंड द मेटल डेब्रिस हर्टलिंग थ्रू स्पेस एंड ऑर्बिटिंग द सन आर नोन एज द मीट्रॉइड्स। यानी चक्स ऑफ द रॉकी का मतलब होता है बड़ी बड़ी चट्टानें, पत्थर की जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। मेटल डेब्रिस यानी मेटल का जो कचरा होता है वो। हर्टलिंग्स यानी घूमते रहते हैं थ्रू द स्पेस, स्पेस के अंदर। कहाँ पर? ऑर्बिट ऑफ द सन यानी सन की ऑर्बिट, सन के ऑर्बिट के आसपास। आर नोन एज अ मीट्रॉइड, और उसे मीट्रॉइड्स कहते हैं। कि बड़ी बड़ी चट्टानें जो है विद द मेटल डेब्रिस यानी मेटल के कचरे के साथ जो सन की ऑर्बिट के आसपास घूमते रहते हैं उसे हम मीट्रॉइड्स कहते हैं। सम ऑफ दिस स्मॉलर पीसेस आर अ रॉकी मटीरियल burn when they enter the earth atmosphere from a space. Now what they are saying that some of this smaller pieces यानी मीटराइट्स जब है स्मॉलर पीसेस रॉकी मटीरियल burn when they enter the atmosphere अर्थ एटमोसफियर, यानी कि मीटराइट्स जब है वो अर्थ के एटमोसफियर में आते हैं चलते हुए। राइट, कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चलते हुए आए, बट अर्थ के एटमोसफियर में जब कोई भी चीज़ बहुत स्पीड के साथ हमारे एटमोसफियर में आती है तब वो एटमोसफियरिक प्रेशर उसे लगता ही, और इसकी वजह से वो मटेरियल जो है वो जलना शुरू हो जाता है। तो वो छोटे पीसेस जो है मीटरॉइड्स के वो अर्थ में आते ही जलने लगते हैं, और दैट आर कॉल्ड द मीटियर्स। यानी जलते हुए जब वो अर्थ के एटमोसफियर में एंटर करते हैं उसे मीटियर्स कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो स्पेस में जल रहे ही हो। दिस कैन बी सीन अ ब्राइटर स्ट्रिक ऑफ अ लाइट फ्लैशिंग एक्ट ऑन द स्काई एंड हेंस आर नॉन एज अ शूटिंग स्टार। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेट मी डू फॉर यू। या शूटिंग स्टार, सो दैट इज कॉल्ड कि जब ये मीटियर्स जो है वो आते हैं तब ब्राइटर स्ट्राइक्स ऑन अ लाइट फ्लैशिंग, यानी कि एक बहुत ही बड़ी जलती हुई स्ट्राइक्स यानी हमें पूंछ की तरह कुछ दिखाई देता है। यानी मीटियर्स चल रहा होता है और जलते हुए उसका पूरा मलबा उसके पीछे आ रहा होता है। जैसे हम टूटते तारे देखते हैं बस वैसे ही ये हमें नज़र आता है, फ्लैशिंग अक्रॉस द स्काई, और हमारे आकाश में ये फ्लैश करता है। तो हैंस जब ऐसी सिचुएशंस आए उसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। कई कंट्रियों में ये बहुत आसानी से देखने को मिलता है। Many larger fragments of a rock complete the journey to the earth surface without getting destroyed। यानी कुछ ऐसे भी टुकड़े होते हैं रॉक्स के जो कंप्लीट द जर्नी टू द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ की सरफेस पर पहले वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, फिर वो अर्थ की सरफेस पर पहुंचते हैं, वो भी गेटिंग डिस्ट्रॉय यानी बिना डिस्ट्रॉय हुए वो पहुंचते हैं। एंड दिस आर नॉन एज अ मीटराइट्स, यानी जब पत्थर के टुकड़े, बहुत बड़े बड़े टुकड़े अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद जब अर्थ की सरफेस को पर बिना डिस्ट्रॉय हुए पहुंचते हैं उसे हम मीटराइट्स कहते हैं। आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ अ मीटराइट्स। जब वो अर्थ की सरफेस पर पहुंचते हैं तो मीटराइट्स कुछ ऐसे हमें दिखाई देते हैं। दीज आर द शेप, दे आर वेरी इन अ शेप, वेरी इन अ साइज, वेरी इन अ कंपोजिशन। ज़रूरी नहीं है कि हर एक मीटराइट्स ऐसा ही हो, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। देन आई विल शो यू द मीटियर्स और शूटिंग स्टार।
देखिए यहाँ आपको फ्लैश करती हुई स्ट्राइक दिख रही है पूरा, जो आकाश में एकदम चमक रही है। और जैसे ही ये अर्थ के आसपास एंटर होते हैं ये सारे देखो चलना शुरू हो, ये पूरा बर्न हो रहा है पार्ट। दिस इज द मीटियर्स, दिस इज द मीट्रॉइड्स। ये स्पेस में है, ये पूरा दिख रहा है आपको, चक्स ऑफ द रॉक यानी पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानें। Some recent major meteorites fall on the earth were in Vladivostok, Russia in 1947। व्लादिवोस्टॉक रशिया में है जहाँ पर हमें मीटराइट्स देखने को मिले। बारवेल इन ब्रिटेन इन 1965, नॉर्थ आइलैंड इन 1999, फ्रांस इन 2011, चेल्याबिंस्क in Russia 2013 and मोरक्को in 2018। यानी ये सारी प्लेसेस है जहाँ पर हमें मीटराइट्स देखने को मिले हैं। मैंने आपको जो एक पिक्चर दिखाई थी मीटराइट्स की, दिस इज द ओरिजिनल पिक्चर ऑफ द मीटराइट्स। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज comets। Comets are an object made up of a dust, gas held together by ice particle। यानी कॉमेट्स किन किन चीज़ों से बना होता है, एक होता है डस्ट से, दूसरा होता है गैसेस से, वेरियस गैसेस देखने को मिलते हैं, और होते हैं तीसरा आइस पार्टिकल। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलोंगेटेड ऑर्बिट। यानी ये जो है उसका रेवोल्यूशन पाथ भी सन के आसपास है। एलोंगेटेड मीन्स लाइक दिस, पर अलग तरह का होता है, यानी डायरेक्शंस चेंज रहेंगी। दिस आइस पार्टिकल्स चेंज टू गैस व्हेन द कॉमेट नियर द सन। यानी हमने पहले डिस्कस किया कि कॉमेट्स में आइस पार्टिकल देखने को मिलते हैं, तो कॉमेट जब सन के नजदीक जाता है, दिस आइस पार्टिकल्स चेंज टू गैस व्हेन द कम नियर टू सन। दैट मीन्स के हमने पहले भी बात की थी कि इट्स मेड अप ऑफ द आइस पार्टिकल। तो आइस पार्टिकल जब सन के नज़दीक जाता है तब आइस पार्टिकल है वो मेल्ट होना और वेपराइज्ड होना शुरू हो जाता है। सो लेट्स लर्न this vaporized part from a long tail of a gas and a fine dust। यानी जब वो सन के नज़दीक होता है तब पार्टिकल मेल्ट होता है, और मेल्ट होने की वजह से कॉमेट के पीछे टेल यानी पूंछ जैसा गैस और डस्ट का दिखाई देता है। इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। द मोस्ट फेमस कॉमेट इज हेलीज कॉमेट विच अपीयर इन द स्काई एवरी 76 ईयर। यानी हेली का कॉमेट जो है वो हमें हर 76 ईयर के बाद दिखाई देता है, यानी 76 ईयर में एक ही बार दिखाई देता है। दैट मीन्स उसको 1 ईयर यानी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 76 ईयर्स लगते हैं अराउंड द सन। दिस इज द टाइम इट टेक टू कंप्लीट द 1 ऑर्बिट अराउंड द सन। एज इफ आई टोल्ड कि हेली कॉमेट्स को 1 ईयर कंप्लीट करने में और या फिर अपनी ऑर्बिट में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 76 ईयर लगते हैं। इट वॉज द लास्ट सीन इन 1986। कैन यू कैलकुलेट व्हेन विल बी अ सीन नेक्स्ट। ये लास्ट हमें 1986 में दिखा था, तो उसमें 76 प्लस कर दीजिए, उतने सालों बाद हमें वापस दिखने वाला है। लेट्स डिस्कस द पिक्चर ऑफ अ कॉमेट। यहाँ आपको दी गई है, ये देखिए यहाँ पर ये कॉमेट्स, ये जब सन के नज़दीक जाता है तो ये देखिए ये पूरा पार्टिकल्स मेल्ट होने लगे, इसलिए यहाँ पर आपको एक शाइनिंग टेल्स दिख रही है, दिख रहा है ये पूरा डस्ट पार्टिकल।
This is the picture of a Halley comets. With this, we complete our chapter here. In next video, we discuss about the exercise of this chapter.